हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले देखा जाए हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं। एनुअल के हिसाब से आपका 23 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट है। अब हम आज से चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। यह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। आगे अपने 19 मार्क्स का सिलेबस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कवर होता है, जिसमें से इस 6 चैप्टर का जो वेटेज है ये 3 मार्क्स का है। 3 मार्क्स के हिसाब से वेटेज ठीक ठाक है और टॉपिक इजी हैं। थोड़ी सी मेहनत से हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यूँ ध्यान में रखिएगा कि चैप्टर नंबर जो 6 है ये इनऑर्गेनिक का स्टार्टिंग पार्ट है और ये अपने 10th क्लास से मेटल और नॉन मेटल के लास्ट वाले पार्ट मेटलर्जी से थोड़ा सा रिलेटेड है। काफ़ी कुछ नए भी चीज़ें इसमें हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें मेटलर्जी से मैच करेंगे, जो कि आप लोगों को 10th क्लास में मेटल और नॉन मेटल में मेटलर्जी वाले टॉपिक में पढ़ाया गया है। हम लोग देखा जाए सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम ही है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब हम अपने एलिमेंट के आइसोलेशन से रिलेटेड कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं, प्रोसेस हैं, उनका डिस्कशन हमें करना है इस पूरे चैप्टर में। चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझने की जरूरत यहाँ पर ये है। और एनुअल के हिसाब से 3 मार्क्स का वेटेज इससे कवर होगा। तो सबसे पहले देखा जाए इनऑर्गेनिक का फर्स्ट पार्ट है। आप लोगों को इससे पहले फिजिकल कंप्लीट है। अब आप लोग फिजिकल को वीडियो देखते रहिए, उसके कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाते रहिए, न्यूमेरिकल करते रहिए, थियरीज को कर सकते हो समझते रहिए, डेफिनेशन को लर्न करते रहिए, फार्मूले को ध्यान में रखते रहिए। ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो हमारे कहने का पर्पस चैप्टर में सबसे पहले देखा जाए जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब क्या है कि हमें एलिमेंट को आइसोलेट करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ज्यादातर एलिमेंट्स जो नेचर में अवेलेबल हैं ये कंबाइंड फॉर्म में है। और जैसे मान लो अगर अपने को आयरन की जरूरत है तो आयरन Fe के फॉर्म में नेचर में अवेलेबल नहीं है। अपने को एल्यूमिनियम की जरूरत है तो एल्यूमिनियम के फॉर्म में नेचर में अवेलेबल नहीं है। ये सब के सब मेटल जो कि ज्यादा एक्टिव हैं, रिएक्टिव हैं, इसलिए नेचर में कंबाइंड स्टेट में अवेलेबल होते हैं। और अपने को उस कंबाइंड स्टेट से, उस केमिकल कंपाउंड से उस पर्टिकुलर एलिमेंट को अलग करना पड़ता है। इसके लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल एंड केमिकल टेक्निक को अप्लाई करना पड़ता है। कुछ मेटल जरूर ऐसे हैं जो नेचर में फ्री स्टेट में मिल सकते हैं, मिलते हैं। जैसे इसमें गोल्ड का नाम आता है, सिल्वर भी हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है। ये सब ऐसे मेंबर हैं, ऐसे मेटल हैं जो नेचर में कंबाइंड स्टेट में नहीं अवेलेबल हैं, कर सकते हो। ज्यादातर केस में फ्री स्टेट में मिलते हैं। रीजन क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है। इनकी रिएक्टिविटी इतनी कम है कि इतने टाइम के बाद भी देखा जाए इन्होंने किसी गैसियस प्रोडक्ट से, ना तो लिक्विड प्रोडक्ट से, किसी से कोई रिएक्शन नहीं किया है और कोई केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं किया है। फिर भी सिल्वर देखा जाए अर्जेंटाइट के फॉर्म में कंबाइंड स्टेट में अपने को मिलती है। गोल्ड अपने को फ्री स्टेट में मिल जाता है, प्लेटिनम अपने को फ्री स्टेट में मिल जाता है, सिल्वर कहीं कहीं फ्री स्टेट में मिलता है, लेकिन ज्यादातर केस में कंबाइंड स्टेट मिलता है। फिर भी अगर नेटिव मेटल की बात की, नेटिव ओर की बात किया जाए तो आपको 3 मेंबर का नाम दिमाग में रखना है, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये ध्यान में रखना है। बाकी आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, जितने भी हमारे पास निकेल, कोबाल्ट, जितने भी हमारे पास मेटल हैं, ये ज्यादातर केस में ये अपने को कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स। इन सब एलिमेंट की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं है, ये कंबाइंड स्टेट में अवेलेबल है। तो सबसे पहले देखा जाए हमारा डिस्कशन मिनरल्स एंड ओर्स की तरफ है। सबसे पहले देखा जाए मैं एक चीज समझाना चाहूंगा कि नेचर में हमारे जो मेटल्स हैं, हमारे जो एलिमेंट्स हैं, जिस केमिकल कंपाउंड के फॉर्म में नेचुरली अवेलेबल हैं, उस केमिकल कंपाउंड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मिनरल्स। मीन्स आप मान सकते हो हमारे जो मेटल्स हैं रिएक्टिव हैं, इसलिए फ्री स्टेट में नहीं है, कुछ सेलेक्टिव 1-2 एलिमेंट्स को छोड़ करके, जैसा भी मैंने आपको समझाया कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इनको छोड़ करके बाकी जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं ये कंबाइंड स्टेट में अवेलेबल हैं। तो वही जो कंबाइंड स्टेट में इनकी अवेलेबिलिटी है नेचर के अंदर अलग अलग फॉर्म में, उसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मिनरल्स। एंड ओर वर्ड यहाँ पर हमने लगा रखा है। अब ओर वर्ड का क्या मतलब है कि दोज मिनरल्स
बाय विच मेटल आर ऑब्टेन्ड कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली। दोनों चीज ध्यान रखना, ऐसे मिनरल्स जिनसे मेटल हम ऑप्ट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली। कन्वीनियंटली मतलब क्या, आसानी से हमें मिल जाए, और इकोनॉमिकली का मतलब सिंपली ये होता है कि जो इकोनॉमिक प्रोसेस क्या होता है कि अपनी कास्ट कम यूज हो और अपनी यील्ड ज्यादा की हो, तो उसको इकोनॉमिक प्रोसेस का नाम देते हैं। अगर आपने उस मेटल को ऑप्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे आपने खर्च कर दिए और मेटल जो मिला वो बहुत कम पैसे का मिला, तो ये अनइकोनॉमिक प्रोसेस होगा, इकोनॉमिक नहीं है। इकोनॉमिक का मतलब कास्ट जितना हम लगा रहे हैं उस मेटल को ऑप्ट करने के लिए या उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, उससे ज्यादा का यील्ड अपने को मिलना चाहिए, ये इकोनॉमिक प्रोसेस होता है। तो वही चीज मैं समझना चाह रहा हूं कि दोज मिनरल्स बाय विच मेटल आर एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली आर नोन एज ओर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी मिनरल्स हैं, ये देखा जाए ये सब के सब ओर नहीं है, कुछ सेलेक्टिव मिनरल्स ऐसे हैं जिनसे हम मेटल ऑप्ट करते हैं और उस मिनरल्स को हम ओर का नाम दे देते हैं। तो जो एक लाइन आप लोगों को पहले से ही पता होगी कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो नेचर के अंदर देखा जाए अर्थ क्रस्ट में माइनिंग के थ्रू हम लोग कॉपर के माइंस हैं, आयरन के माइंस हैं, निकेल, कोबाल्ट, जितने भी मेटल्स हैं, मैक्सिमम मेटल्स के माइंस अवेलेबल हैं, इनको हम अर्थ क्रस्ट से ऑप्ट करते हैं, इनके मिनरल को बाहर निकालते हैं। कई टाइप के हमारे पास केमिकल कंपाउंड हो सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स के ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं, ऐसे मिनरल्स हैं जिनसे हम मेटल ऑप्ट करते हैं और उस मिनरल्स के लिए हम ओर वर्ड यूज करते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखने की जरूरत है, जरूर आप लोग ध्यान में इसमें रखना। मेरे कहने का मतलब सिंपली ये है, जैसे कि एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे अगर मान लिया जाए कि हम एल्यूमिनियम की बात करें, स्पेशली देखा जाए एल्यूमिनियम का देखा जाए Al2O3 इंटू 2H2O। एक तो देखा जाए ये इसका ओर है। एक चीज मैं समझना चाहूंगा, फॉर्मूला तो आपके सामने लिखा जा रहा है, लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर काफी इंप्योरिटीज मिली होती हैं और इंप्योरिटी मिक्स होने के साथ उस पूरे पार्ट को हम ओर का नाम देते हैं। ये बॉक्साइट नाम है, इसको हम लोग बॉक्साइट का नाम देते हैं। यहाँ पर देखा जाए Al2O3 इंटू H2O, ये भी इसका देखा जाए मिनरल्स है। यहाँ पर Na3 AlF6, ये भी देखो मिनरल्स हैं। लेकिन देखा जाए इवन सॉयल खुद देखा जाए मिनरल्स का वर्क करेगी, क्योंकि सॉयल में खुद एल्यूमिनियम प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। लेकिन आप इन सब का यूज एल्यूमिनियम ऑप्ट करने के लिए नहीं करोगे, एल्यूमिनियम हम लोग बॉक्साइट से ऑप्ट करते हैं। तो ये सब के सब देखा जाए मिनरल्स तो हैं एल्यूमिनियम के, लेकिन बॉक्साइट क्या है, ओर है, क्योंकि इस बॉक्साइट के हेल्प से, बॉक्साइट के यूज से हम लोग क्या कर रहे हैं कि एल्यूमिनियम को इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली ऑप्ट कर रहे हैं। ये आप लोग ध्यान में रखने की जरूरत है। तो मिनरल्स एंड ओर को आप लोग पहले से भी जानते हो, थोड़ा सा हम लोग ने और डिस्कस कर दिया। अब इसके आगे देखा जाए, हमारे पास कुछ जो ये ओर से मेटल ऑप्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ फिजिकल एंड केमिकल टेक्निक को अप्लाई करते हैं। तो वही फिजिकल और केमिकल टेक्निक जिनको यूज करके हम ओर से प्योर मेटल ऑप्ट करते हैं, उसी को नाम देते हैं मेटलर्जी। अब देखा जाए यहाँ पर मेटलर्जी क्या है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस विच इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल फ्रॉम रिस्पेक्टिव ओर आर नोन एज या और कलेक्टिवली नोन एज मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है, वो जितने भी प्रोसेस हम अप्लाई कर रहे हैं, फिजिकल प्रोसेस भी हो सकते हैं, उसमें केमिकल प्रोसेस भी अप्लाई हो सकते हैं, उन सब प्रोसेस का एक कलेक्टिव नेम हमारे सामने मेटलर्जी है। तो आपसे कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन किया जाए व्हाट इज मेटलर्जी, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि फिजिकल एंड केमिकल टेक्निक, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस विच इज यूज्ड टू ऑप्ट प्योर मेटल फ्रॉम रिस्पेक्टिव ओर आर कलेक्टिवली नोन एज मेटलर्जी। तो अब देखा जाए मेटलर्जी में जितने भी प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे, इनको हम मेटलर्जिकल ऑपरेशन प्रोसेस का नाम देते हैं। और आपके सामने देखो 4 प्रोसेस को हमने लिखा है यहाँ पर, ये चारों के चारों हमारे लिए मेटलर्जिकल ऑपरेशन में यूज होने वाले प्रोसेस हैं। सबसे पहले देखा जाए फर्स्ट प्रोसेस जो है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। जो ओर मिलता है ये बड़े बड़े पीस में मिलता है, ह्यूज लंप में मिलता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, मशीन से उसको पहले स्मॉल पीस में कन्वर्ट करते हैं और फिर दूसरी मिल्स में डाल करके कोलाइड कर सकते हो कि ऐसे मशीन जिसमें हम उस छोटे वाले पीस को डालकर एकदम पाउडर बना देते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग का नाम देते हैं। अब इसके बाद देखा जाए एकदम पाउडर बनने के बाद हम करते क्या है, उस ओर को
कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। अब ओर के अंदर काफी अर्थी इंप्योरिटीज, अनवांटेड इंप्योरिटीज होती हैं जिनको हम गेंग का नाम देते हैं। तो जो अनवांटेड इंप्योरिटीज हैं, अर्थी इंप्योरिटीज हैं, जिनको आप गेंग का नाम दे रहे हैं, GANGUE, गेंग का नाम देते हो, तो उसको अलग करने की प्रोसेस के लिए हम नाम देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। थर्ड नंबर पर देखा जाए, कंसंट्रेट करने के बाद उस ओर के अंदर हमारे कह सकते हो कि केमिकल कंपाउंड का परसेंटेज इनहांस कर जाएगा और जो अनवांटेड इंप्योरिटीज हैं वो मैक्सिमम रिमूव हो जाएंगी, फिर भी थोड़े बहुत बच सकती हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, उस कंसंट्रेटेड ओर से अलग अलग टेक्निक का यूज करके हम लोग इम्प्योर मेटल, क्रूड मेटल ऑप्ट करते हैं। और क्रूड मेटल जो मिलता है वो हमारे काम का ज्यादातर होता नहीं है, फिर उसको हमें प्योर करना पड़ता है। इसलिए फोर्थ स्टेप में देखो प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ द मेटल, ये पूरा का पूरा हमारा मेटलर्जिकल ऑपरेशन है। आप ध्यान रखना, इस पूरे स्टेप को अपने को दिमाग में रखने की जरूरत है। स्पेशली 4 स्टेप प्रोसेस हमारे सामने हैं, इनको हम 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, केवल एक ही टेक्निक से कंसंट्रेशन सबका नहीं हो सकता। अभी हम सबकी बात करेंगे 1 by 1। एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, कंसंट्रेटेड ओर से हम क्रूड मेटल ऑप्ट करेंगे, इसके लिए भी अलग अलग तरीके हैं, टेक्निक्स हैं। और लास्ट में प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग के लिए भी अलग अलग टेक्निक्स हैं। तो हमारा डिस्कशन इन्हीं के ऊपर स्पेशली चलना है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, मिनरल्स क्या होते हैं, ओर क्या होते हैं, ये सब बातें हम लोग ने कर ली। चैप्टर तो हम लोग स्टार्ट कर ही रहे हैं देखा जाए, बस आप लोगों को इसको 1 by 1 करके समझना है। तो मेटलर्जिकल ऑपरेशन में सबसे पहले देखा जाए हम क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग की बात करते हैं। नंबर 1 स्टेप की तरफ देखा जाए हम लोग मूव करेंगे। यहाँ पर देखा जाए क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, जैसा कि आपको देखने से लग रहा है कि क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में क्या करना है अपने पास, मैंने कहा ना कि जो अपने को माइंस से यानी ओर मिलता है ये बड़े बड़े पीस में मिलता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल पीस में ब्रेक करते हैं। पहले कुछ स्पेशल टाइप के कह सकते हो कि हमारे पास डिवाइस होते हैं जिनसे उनको हम ब्रेक करके स्मॉल पीस बनाते हैं। और स्मॉल पीस में कन्वर्ट करने के बाद उसको फिर मशीन में डाल करके एकदम से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी प्रोसेस को नाम देते हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। तो सबसे पहला स्टेप देखा जाए ये क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग का है। 100% ये फिजिकल प्रोसेस है, ये ध्यान रखना आप लोग, केमिकल प्रोसेस नहीं है, ये फिजिकल प्रोसेस है। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर जो है ये पूरी तरह से हमें ध्यान रखना कि ये फिजिकल प्रोसेस है, अपने को इसका ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के बाद देखो हमारी कंसंट्रेशन का नंबर आता है। मैंने अभी आपके सामने क्या समझा है कि ओर के अंदर काफी ज्यादा अनवांटेड इंप्योरिटीज होती है। हमारे पास जो ओर हम लोग नेचर से ले रहे हैं, क्रशिंग ग्राइंडिंग हम लोग ने इसकी कर दी, पाउडर बना दिया, इसी में अनवांटेड, यहां पर देखा जाए अनवांटेड इंप्योरिटीज होती हैं जो हमें इसकी जरूरत तो नहीं होती है लेकिन ये ऑलरेडी अवेलेबल होती है। इसमें देखो अर्थी इंप्योरिटी, सॉइल, सैंड, डस्ट ये सब हो सकती हैं। स्पेशली देखा जाए कुछ पर्टिकुलर टाइप के हमारे पास कंपाउंड भी हो सकते हैं जो उसके साथ अवेलेबल हैं। तो इसे अनवांटेड इंप्योरिटीज के लिए हमारा एक नाम आता है गैंग, GANGUE, गैंग का नाम आता है। तो अभी इस ओर में से अनवांटेड इंप्योरिटीज को अलग करने की प्रोसेस के लिए हम नाम देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। और कंसंट्रेशन के लिए भी अलग अलग टेक्निक्स हैं। तो हमारा डिस्कशन इसी सेकेंड पॉइंट की तरफ होगा। फर्स्ट पॉइंट तो बिल्कुल सिंपल सा है कि जहां पर आपको पता है कि केवल फिजिकल तरीके से हमने कोलाइडल कह सकते हो कि हमारे पास जो मिनरल पार्टिकल थे, जो ओर पार्टिकल थे, ये बड़े बड़े पीस में थे और हमने उनको क्या कर दिया कि बहुत छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करके फिर पाउडर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसके बाद देखा जाए कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे। ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे क्वेश्चंस भी खूब बनते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना जिससे कंसंट्रेशन से जो क्वेश्चंस अगर आए तो आप लोगों को जरूर ये क्लियर हो जाए, इसमें कोई दिक्कत ना किसी बच्चे को आए। यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन ऑफ द ओर्स। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ द ओर्स में हमारे पास कई टेक्निक्स हैं। देखा जाए ग्रेविटी सेपरेशन, ये अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग टाइप के ओर के लिए अलग अलग तरीके यूज होते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन, सेकंड नंबर पर देखा जाए हम ले सकते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। थर्ड नंबर पर देखा जाए हम ले सकते हैं यहाँ पर फ्रोथ फ्लोटेशन,
फ्लोटेशन प्रोसेस, और फोर्थ नंबर पर देखा जाए लीचिंग। ये हमारे पास कंसंट्रेशन के चार तरीके हैं। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर्स में मतलब कंसंट्रेशन है क्या, ओर्स में जो अनवांटेड इंप्योरिटीज अवेलेबल हैं, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया था, गैंग। उस गैंग को हटाने की प्रोसेस के लिए हम लोग कंसंट्रेशन वर्ड यूज करते हैं। सबसे पहले देखो ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लोटेशन स्टेप एंड लीचिंग। इन चारों स्टेप में से किसी न किसी स्टेप से कुछ न कुछ क्वेश्चन आप लोगों को एनुअल में जरूर मिलेगा, इसलिए चारों स्टेप को अच्छे से समझने की जरूरत है। सबसे पहले देखो ग्रेविटी सेपरेशन की बात मैं करता हूं। ग्रेविटी सेपरेशन में सबसे जरूरी क्या है कि हमारा ओर हैवियर होना चाहिए और उसके अंदर जो अर्थी इंप्योरिटीज हैं, गैंग पार्टिकल हैं, वो लाइटर होने चाहिए। ये ध्यान रखना पहले नंबर पर। हम लोग क्या करते हैं, देखो इसी तरह से हम लोग स्लोप क्रिएट करते हैं यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ओर को क्रस्ड और ग्राइंडेड ओर को देखा जाए, यहाँ पर हमारा ओर है और क्रस्ड एंड ग्राइंडेड, क्रशिंग और ग्राइंडिंग का जो पाउडर फॉर्म में मिला है, ये हमारा ओर है। और यहाँ पर देखो इसको वाटर करंट के साथ हम वॉश करते हैं, ऊपर से देखो परमानेंट पानी गिरता रहता है यहाँ पर। अब क्या होगा, आपको देखने से लग रहा है कि ओर और हमारे पास जो इंप्योरिटीज हैं ये आगे बहेंगी, आगे की तरफ जाएंगी, और आपको देखने से लग रहा है यहाँ पर क्योंकि ओर पार्टिकल जो होते हैं ये हैवियर होते हैं। अभी मैंने कहा ना कि ग्रेविटी सेपरेशन तभी अप्लाई हो सकता है कि व्हेन ओर पार्टिकल इज हैवियर एंड गैंग पार्टिकल्स आर लाइटर। अब देखा जाए वाटर के साथ क्या होगा कि गैंग लाइटर है, इसलिए दूर चला जाएगा, आगे बह जाएगा, दूर तक चला जाएगा, और हमारे पास कंसंट्रेटेड और देखा जाए जो बीच बीच में हमने बैरियर बना रखे हैं यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। कहने में क्योंकि हैवियर है, ग्रेविटी उस पर पहले वर्क कर जाएगी, हैवी होने के नाते पहले देखा जा जाएगा नीचे, और लाइट इंप्योरिटीज लाइटर हैं तो उस पर ग्रेविटी बाद में वर्क करेगी, तो बाद में सेटल डाउन होंगे, मतलब दूर चले जाएंगे। और हमारे पास और जो है हैवी है, इसलिए पहले ही सेट हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी जरूरी चीज इसमें क्या है कि और हैवियर होना चाहिए और इंप्योरिटीज लाइटर होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ये हमारा ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस है। आप लोगों को समझ में आया होगा। इस केस में ग्रेविटी सेपरेशन देखो कितना आसान प्रोसेस है। और हैवियर हो और यहाँ पर हमारे पास गैंग पार्टिकल लाइटर हो, टोटल फिजिकल टेक्निक पर बेस्ड प्रोसेस है। इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, केवल और केवल फिजिकल प्रोसेस। यहाँ पर देखो फिजिकल चेंजेस स्पेशली यहाँ पर हो रहे हैं, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखने की जरूरत है। अब देखा जाए हम तीसरे सेकंड नंबर पर आते हैं, बी पॉइंट पर, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। ये भी बड़ा अच्छा सा प्रोसेस है। आपको देखने से लग रहा है कि ओर या गैंग दोनों में से एक मैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए और एक नॉन मैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए, तो हमारी ये टेक्निक वर्क करेगी। व्हेन ओर और गैंग पार्टिकल दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक हो और एक नॉन मैग्नेटिक हो। इसमें देखा जाए हम लोग क्या करते हैं, दो व्हील यूज करते हैं। देखा जाए एक व्हील देखा जाए मैग्नेटिक नेचर की होती है, ये मैग्नेटाइज व्हील होती है, और दूसरी व्हील देखा जाए ये नॉन मैग्नेटिक होती है, ये नॉन मैग्नेटिक होती है। और इस पर देखा जाए एक तरह से बेल्ट यूं लगा दिया जाता है, देखिए ऐसे बेल्ट लगा होता है, और इस पर देखा जाए ये पूरा रोटेशन होता है। यहाँ पर ये मैग्नेटिक व्हील है, ध्यान रखना, मैग्नेटिक व्हील है ये, और ये नॉन मैग्नेटिक व्हील है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हॉपर लगा देते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्रस्ड एंड ग्राइंडेड और इसमें देखो हम लोग डालते हैं। यहाँ पर इस वाले ऊपर से क्रस्ड एंड ग्राइंडेड और हम यहाँ पर मिक्स करेंगे, और ये बेल्ट लगी हुई है पूरी यूं। अब देखा जाए इस बेल्ट के थ्रू होता हुआ हमारा जो क्रस्ड एंड ग्राइंडेड और है देखो इसके ऊपर आएगा, और चूंकि यहाँ पर देखो जो मूव कर रहा है ये सिस्टम हमारा यूं, और ये हमारा व्हील जो है मैग्नेटिक नेचर का है। अगर हमारा और मैग्नेटिक नेचर का है तो क्या होगा, मैग्नेटाइज होने के नाते मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, देखो यहाँ पर कहीं कहीं मैग्नेटिक होने के नाते थोड़ा सा देखा जाए इस तरह अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर आकर के देखो घिरेगा, और उसके अंदर जो इंप्योरिटीज हैं वो नॉन मैग्नेटिक नेचर की हैं, इसलिए उन पर मैग्नेट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो वो देखो यूं गिर जाएंगी, सामने भी निकल जाएंगी। अब यार इधर देखो इंप्योरिटीज आ गई, इधर हमारा और कंसेंट्रेट हो गया। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में एक व्हील देखो हमने मैग्नेटिक लगा रखा है, दूसरा व्हील नॉन मैग्नेटिक लगा रखा है। वो क्या रहा है, यहाँ पर क्रस्ड एंड ग्राइंडेड ओर को हम यहाँ पर डाल रहे हैं,
यहाँ पर देखो मूवमेंट चल रहा है, यहाँ पर मोटर लगे होते हैं, वो इसको शाफ्ट को मूव करते हैं, बेल्ट लगा होता है, बेल्ट के थ्रू हमारा ये जो ओर है क्रस्ड ग्राइंडेड ओर देखो आगे आएगा। मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आएगा, अगर हमारा ओर पार्टिकल मैग्नेटिक नेचर का है तो यहाँ चला जाएगा और गैंग इधर आ जाएगा। अगर हमारा ओर नॉन मैग्नेटिक है, गैंग मैग्नेटिक है, तो गैंग इधर चली जाएगी और ओर इधर चला जाएगा। तो हमारा मेन पर्पस क्या है कि ओर से गैंग को अलग करना। तो ये भी देखा जाए पूरी तरह से फिजिकल प्रोसेस पर बेस्ड प्रोसेस है, फिजिकल टेक्निक यहाँ पर केवल इन्वॉल्व हो रही, कोई केमिकल प्रोसेस अप्लाई नहीं हो रहा है। और ये पूरी तरह से कह सकते हो कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक बेसिस पर हमने ओर और गैंग को अलग अलग कर लिया, मतलब हमने ओर को कंसंट्रेट कर लिया। तो ये हमारा सेकंड स्टेप देखो मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस है, बहुत इजी प्रोसेस है। अब हम इसके तीसरे नंबर पर आना चाहेंगे। थर्ड प्रोसेस हमारा जो है ये भी बड़ा अच्छा सा प्रोसेस है और इससे क्वेश्चन भी खूब बनते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन, आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझना। और सबसे लास्ट में देखो लीचिंग का नंबर तो है ही, लीचिंग का डिस्कशन भी करूंगा मैं, लेकिन सबसे पहले देखिए ये फ्रोथ फ्लोटेशन बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। यहाँ पर फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, सबसे जरूरी चीज क्या देखो, ये सल्फाइड ओर के लिए एप्लीकेबल है। सल्फाइड ओर्स सबसे जरूरी चीज, जैसे मान लो PbS है, लेड का सल्फाइड है, ZnS है, यहाँ पर देखा जाए CuFeS2 है, कॉपर पायराइट है, ये सब ऐसे ओर हैं जो सल्फाइड ओर हैं और इनके कंसेंट्रेशन के लिए हम फ्रोथ फ्लोटेशन टेक्निक अप्लाई करते हैं। ये भी पूरी तरह से फिजिकल प्रोसेस पर बेस्ड है और हमेशा इसको अच्छे से समझने की जरूरत है, इस पर क्वेश्चंस खूब बनते हैं। पहली कंडीशन क्या है देखा जाए, यहाँ पर जो ओर है प्लस गैंग, ये दो चीजें हैं। होता क्या है इसमें देखा जाए, हम इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि ओर पार्टिकल जो हैं ये ऑयल के अंदर वेट होते हैं, वेटेड बाय ऑयल, एंड गैंग पार्टिकल आर वेटेड बाय वाटर। इसी टेक्निक पर हमारा फ्रोथ फ्लोटेशन टेक्निक वर्क करता है, एडजॉर्प्शन पर बेस्ड है। एडजॉर्प्शन टॉपिक पढ़ाते समय एक एप्लीकेशन की बात हुई थी जहां मैंने कहा फ्रोथ फ्लोटेशन टेक्निक आगे मेटलर्जी में डिस्कस होगी। यहाँ पर देखिए ये टेक्निक हम यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं देखो, एक बड़ा सा इसमें देखो टैंक लेते हैं, यहाँ पर इसके अंदर वाटर भर देते हैं और इसी वाटर के अंदर क्रस्ड ग्राइंडेड ओर का हम पेस्ट बना देते हैं, पूरी तरह से इसके अंदर डिसॉल्व कर देते हैं। साथ में देखो इसमें एयर करंट पास करने के लिए अरेंजमेंट कर देते हैं। यहाँ पर देखा जाए एयर करंट पास होती रहती है इससे, और ये पूरा एकदम से स्टीरल होता है, मतलब एयर करंट तो पास होकर साथ में घूमता भी रहता है। यहाँ पर देखा जाए एयर हम लोग काफी तेजी से पास करते हैं। अब ये तो देखा जाए सबसे पहला काम क्या है कि हमारा जो कंसंट्रेटेड ओर, जो अभी हम लोगों ने क्रस्ड ग्राइंडेड ओर लिया है जिसमें ओर और गैंग दोनों है, हमारा पर्पस क्या है, केवल सल्फाइड ओर के लिए प्रोसेस अप्लाई होता है। जरूर ध्यान में रखना, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है, PbS, ZnS, ध्यान रखना ये हमने कंपाउंड के फार्मूले लिखे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ये 100% ओर प्योर नहीं होता, इसके अंदर बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज होती हैं, गैंग के साथ मिक्स होकर के ये पूरा रहता है हमारा सिस्टम। तो मैं समझाना स्पेशली चाह रहा हूँ। स्पेशली यहाँ पर देखो, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो चीजों को हम मिक्स करते हैं। एक तो देखा जाए इस पूरे सेटअप में वाटर के अंदर हमने ओर को, क्रस्ड ग्राइंडेड ओर को मैंने डाल दिया, वाटर के साथ देखो मैंने पेस्ट बना दिया और ये पूरा टेक्निक मैंने अप्लाई कर दिया। यहाँ से एयर हम पास करते हैं, एयर इसके अंदर देखो बबल बनाएगी और ये देखो ऊपर की तरफ उठेगी। अब इसमें देखा जाए एक तो हम यहाँ पर कलेक्टर यूज करते हैं, कलेक्टर, और यहाँ पर एक देखो फ्रोथ स्टेबलाइजर, फ्रोथ स्टेबलाइजर। यहाँ पर देखिए कलेक्टर के कुछ एग्जांपल्स हैं, फोर्थ स्टेबलाइजर के कुछ एग्जांपल हैं, इस पर क्वेश्चंस खूब बनते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत स्पेशली ये है, यहाँ पर देखिए जो कलेक्टर्स स्पेशली हमारे सामने हैं यहाँ पर, जिनको देखा जाए पाइन ऑयल, पाइन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, यहाँ पर देखो पाइन ऑयल हम ले सकते हैं इस वाले केस में, यूकेलिप्टस ऑयल ले सकते हैं, जैंथेट्स, ये सब जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं ये देखा जाए कलेक्टर हैं स्पेशली।
और फ्रोथ स्टेबलाइजर में हमारे पास देखा जाए स्पेशली एनिलीन, क्रिसॉल, ये सब देखो नाम आते हैं। अब इसमें होता क्या है, एक बार क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द रोल ऑफ कलेक्टर। इस पूरे प्रोसेस में हमने वाटर के अंदर क्या कर दिया, ओर को गैंग के साथ मिक्स करा दिया पूरी तरह से, ये पूरा अरेंजमेंट कर दिया। इसमें हम कलेक्टर्स एंड फ्रोथ स्टेबलाइजर दोनों मिक्स करते हैं। कलेक्टर में देखा जाए पाइन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, जैंथेट, ये सब इसके कलेक्टर के एग्जाम्पल हैं। ये क्या करेंगे, इनहांस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ ओवर पार्टिकल। ध्यान देना यहां पर क्या हो रहा है, कलेक्टर का रोल केवल इतना सा है कि ओर के वाटर में वेट होने के बिहेवियर को क्या कर रहा है, ये मिनिमाइज कर रहा है। मतलब कह रहे हो या नॉन वाटर में वेट होने के बिहेवियर को मिनिमाइज कर रहा है या नॉन वेट होने के बिहेवियर को मैक्सिमाइज कर रहा है। यानी व्हाट इज द रोल ऑफ कलेक्टर, अगर ऐसा कुछ आता है तो क्या लिखना पड़ेगा अपने को, कलेक्टर्स इनहांस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ ओवर पार्टिकल। किसके साथ, वाटर में। वाटर में उसकी नॉन वेटेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो अब वाटर में अगर नॉन वेटेबिलिटी को इंक्रीज करेगा तो किसमें मिक्स कराएगा, ये देखा जाए ये ऑयल के अंदर इसकी कह सकते हो कि वेटेबिलिटी प्रॉपर्टी को ऑयल के साथ मिक्स होने की प्रॉपर्टी को इंक्रीज करेगा। ये तो रोल हमारे कलेक्टर का है। फ्रोथ स्टेबलाइजर क्या करेगा, फ्रोथ को स्टेबलाइज कर देगा, फ्रोथ बनेगा और उसको स्टेबलाइज कर देगा। तो यहां पर देखा जाए हम लोग क्या करते हैं, वाटर के अंदर हमने अपने ओर को लिया है, ओर के अंदर इंप्योरिटीज हैं, यहां पर हमने मिला दिया और इसमें देखा जाए एयर करंट हम पास कर रहे हैं और दो चीजों को मिला रहे हैं, एक तो कलेक्टर और एक फ्रोथ स्टेबलाइजर। कलेक्टर में देखो पाइन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, जैंथेट, ये ऑयली प्रोडक्ट हैं। ये क्या करेंगे, ओर के नॉन वेटेबिलिटी बिहेवियर को इंक्रीज कर देंगे। वाटर में वेट नहीं होगा, वाटर में मिक्स नहीं होगा, ये ऑयल के अंदर मिक्स होगा। और फ्रोथ स्टेबलाइजर क्या करेगा, फ्रोथ के कह सकते हो कि फ्रोथ को स्टेबल कर देगा, फ्रोथ को जल्दी से डिसअपीयर होने नहीं देगा, स्टेबलाइज द फ्रोथ। ये फ्रोथ स्टेबलाइजर का रोल है। एनिलीन और क्रिसॉल इसके बेटर एग्जांपल्स हैं। अब आप देखो, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ओवर पार्टिकल है, देखा जाए पहले नंबर पर क्या है कि अब गैंग का बिहेवियर कैसा है, वाटर के अंदर वेट होना। हमारे ओर का बिहेवियर कैसा है, यहाँ पर ऑयल के अंदर वेट होना। अब जो हमारे पास एयर हम पास कर रहे हैं तो एयर पार्टिकल देखो ओर के सरफेस पर क्या होगा, एड्सॉर्ब हो जाएंगे। अब जरा देखना जाए यहाँ पर एड्सॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया ना, कि ओर के चारों तरफ देखा जाए ये हमारे एयर पार्टिकल एड्सॉर्ब हो जाएंगे। और चूंकि इसका बिहेवियर ऑयल के अंदर वेट होने का है, वाटर में वेट होने का नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये देखो सरफेस पर जहां पर फ्रोथ बन रही है ये सब के सब देखो सरफेस पर पहुंच जाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारे जो ओवर पार्टिकल हैं ये देखा जाए ऑयल के अंदर वेट हो रहे हैं, गैंग पार्टिकल वाटर के अंदर वेट हो रहा है, तो गैंग तो वाटर में मिक्स होकर के सेटल डाउन हो जाएगा एयर करंट पास करने पर। कलेक्टर्स और फ्रोथ स्टेबलाइजर मिक्स करने पर पूरे प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो उसमें और हमारा ऑयल के अंदर वेट हो रहा है, फ्रोथ स्टेबलाइजर फ्रोथ को इंक्रीज कर रहा। फ्रोथ बना कैसे, मिनरल के चारों तरफ, गैंग के हमारे ओर के चारों तरफ देखो हमारे पास जो एयर हमने पास किया था तो एयर चारों तरफ उसके देखो कलेक्ट हो गए बबल के फॉर्म में, और जब कलेक्ट हो जाएंगे तो उसको लाइटर कर देंगे तो ये सरफेस पर देखो अपलिफ्ट कर जाएगा और सरफेस पर आ जाएगा हमारा ओवर पार्टिकल। और गैंग चूंकि वाटर के अंदर वेट होने वाला है तो वाटर के अंदर वेट हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है। अब इस तरह से आप इस फ्रोथ को, जो कि स्टेबलाइज है, फ्रोथ स्टेबलाइजर ने फ्रोथ को स्टेबलाइज कर दिया, जस्ट डिसअपीयर नहीं होगा, उसको हम अलग कर लेंगे। तो गैंग देखो वाटर के अंदर वेट था, हो गया, यहीं पर रह गया, और हमारा ओवर पार्टिकल ऑयल के अंदर वेट हो गया, तो इसके साथ देखा जाए फ्रोथ के साथ बाहर आ गया। इसी प्रोसेस को हम फ्रोथ रोटेशन प्रोसेस का नाम देते हैं। ध्यान रखना इसमें कलेक्टर का क्या रोल है, फ्रोथ स्टेबलाइजर का क्या रोल है, ये दोनों चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। एक और डिस्कशन इसमें मैं करना चाहूंगा, अगर हमारे पास दो सल्फाइड ओर होते हैं तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर हमारे पास दो सल्फाइड ओर होते हैं और दोनों अगर फ्रोथ में एक साथ जाएंगे तो हम उनको अलग कैसे कर पाएंगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पर फ्रोथ डिप्रेसेंट एक हम लोग केमिकल कंपाउंड यूज करते हैं। उनका रोल केवल इतना सा होता है कि एक सल्फाइड ओर को यानी कह सकते हो फ्रोथ में आने से रोक देंगे वो। जैसे देखिए अगर हमारे पास
एक सबसे बेटर एग्जाम्पल देखो NaCN है, ये फ्रोथ, यहाँ पर देखो फ्रोथ डिप्रेसेंट है, फ्रोथ यहाँ पर देखा जाए ये डिप्रेसेंट की तरह से हमारे पास ये है, स्पेशली फ्रोथ डिप्रेसेंट, फ्रोथ डिप्रेसेंट है। अगर हमारे पास देखा जाए PBS और ZNS दोनों सल्फाइड और अगर इसके हैं, और इन दोनों सल्फाइड और में से हम अगर दोनों एक साथ फ्रोथ में चले गए तो हमारा सेपरेशन तो हुआ नहीं। तो अब इस केस में हमारे पास क्या तरीका आता है कि हम फ्रोथ डिप्रेसेंट मिक्स करते हैं इसके अंदर, कलेक्टर और फ्रोथ स्टेबलाइजर के साथ साथ फ्रोथ डिप्रेसेंट भी मिक्स करेंगे। और फ्रोथ डिप्रेसेंट का रोल केवल इतना सा है इस वाले केस में कि अब ये क्या करेगा, एक कंपोनेंट के साथ देखो रिएक्ट कर जाएगा, तो केवल अब फ्रोथ में एक कंपोनेंट केवल जाएगा। यहाँ पर देखो NaCN ZnS से रिएक्ट कर जाता है, तो ZnS के सरफेस पर कॉम्प्लेक्स बना देता है। यहाँ पर देखिए ZnS प्लस 4 NaCN, यहाँ पर इस वाले केस में देखो इस यहाँ पर आपका ये एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, Na2ZnCN4 इसका फॉर्मेशन कर देगा, और Na2S ये जो इसका सल्फाइड वाला पोर्शन देखो सोडियम सल्फाइड बन जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो जितने भी जिंक सल्फाइड के ओर होंगे उनके सरफेस पर देखा जाए हमारा जो डिप्रेसेंट है ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो अब केवल फ्रोथ में PBS ऊपर की तरफ जाएगा और ZnS PBS के साथ नहीं जाएगा। तो इस केस में अब इस पर क्वेश्चन तो नहीं बना है, लेकिन हो सकता है कि इस पर क्वेश्चंस बनने लगे। अब अगला स्टेप यही होगा, क्योंकि अभी तक कलेक्टर्स, फ्रोथ स्टेबलाइजर इन सब पर क्वेश्चन बने हैं, लेकिन अब डिप्रेसेंट पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन तो बहुत पहले से बनते चले आ रहे हैं, इसलिए आप लोगों को भी डिप्रेसेंट के बारे में भी पता होना चाहिए, जरूर सबको ध्यान में रखना है। अब हम इसके लास्ट प्यूरिफिकेशन स्पेशली कंसंट्रेशन स्टेप पर आते हैं। लीचिंग प्रोसेस बड़ा अच्छा सा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और आप लोग इसको ध्यान रखना। अभी तक जितने प्रोसेस हमने डिस्कस किए ऑलमोस्ट सब के सब फिजिकल प्रोसेस हैं, लेकिन लीचिंग जो है ये केमिकल प्रोसेस है। तब जो हमारा अगला स्टेप है इस पर शॉर्ट नोट्स भी बनते हैं और कभी कभी ये शॉर्ट नोट्स पूरे 2 नंबर में आते हैं लीचिंग स्टेप के बेसिस पर देखा जाए। तो इसकी तरफ थोड़ा सा मूव किया जाए और हमारा लास्ट ये कंसंट्रेशन स्टेप है लीचिंग स्टेप। सबसे पहले मैं समझाना चाहूंगा कि ये केमिकल प्रोसेस है पूरी तरह से, यहां पर देखा जाए केमिकल प्रोसेस पर बेस्ड है। अब इससे पहले दोनों तीनों टेक्निक फिजिकल प्रोसेस पर बेस्ड थी। लीचिंग में क्या करते हैं, हमारे पास देखा जाए ओर प्लस गैंग, एक कोई ऐसा सॉल्वेंट हम सेलेक्ट करते हैं, ऐसा सब्सटेंस सेलेक्ट करते हैं कि हमारा जो ओर होता है ये सॉल्वेंट के साथ मिल करके सॉल्युबल प्रोडक्ट बना देता है, और हमारा गैंग इनसॉल्युबल होता है। गैंग देखा जाए ये आपका इनसॉल्युबल रहेगा, और फिल्टर करके फिल्ट्रेशन टेक्निक से गैंग को अलग कर लेंगे। फिर से एक बार देखिए, ओर और गैंग यानी लीचिंग प्रोसेस में हम करते क्या है कि ओर और गैंग दोनों एक में मिक्स हैं। हमारा पर्पस क्या है, गैंग हमारे लिए अनवांटेड है, उसको अलग करना है। तो कोई ऐसा सॉल्वेंट हम सेलेक्ट करते हैं, कोई ऐसा सब्सटेंस हम सेलेक्ट कर सकते हैं जो ओर के साथ केमिकली कंबाइंड हो जाता है और केमिकली कंबाइंड होकर के सॉल्युबल प्रोडक्ट बना देता है। और गैंग हमारा देखा जाए ये इनसॉल्युबल रहता है, ये सॉल्वेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, ये इनसॉल्युबल फॉर्मेट में बना रहता है। तो जब आप फिल्टर करोगे तो फिल्टर करने के बाद गैंग जो कि इनसॉल्युबल है तो ऊपर देखा जाए फिल्टर से हम उसको बाहर कर देंगे, तो हमारे पास सोल्यूशन में क्या पहुंच गया, और सॉल्युबल पार्ट में सोल्यूशन के फॉर्म, सोल्यूशन में हमारा और देखो कंपाउंड फॉर्म में पहुंच गया। अब किसी दूसरी टेक्निक के थ्रू दूसरे सब्सटेंस का यूज करके हम उसको करते क्या है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं और हमारा और प्योर हो जाता है। तो पहले नंबर पर लीचिंग केमिकल प्रोसेस तो है, लेकिन हमें ओर और गैंग को अलग करने के लिए कोई एक सुटेबल सॉल्वेंट की नीड होगी, जो सॉल्वेंट ओर से रिएक्ट करे और उसको सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दे, और गैंग के साथ कोई रिएक्शन ना हो या इनसॉल्युबल बना रहे। फिल्ट्रेशन टेक्निक से हम पूरे सोल्यूशन को ओर के कंपाउंड को अलग कर लेंगे, गैंग अलग हो जाएगा।
और फिर उसके उस सोल्यूशन में जिसमें हमारा ओर मिला हुआ है कंपाउंड फॉर्म में, उसमें हम किसी दूसरे रिएजेंट का यूज करके अपने ओर को अलग कर लेते हैं कंसंट्रेट फॉर्म में। जिसके लिए हमारे लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, 2-3 टेक्निक हमारे लिए बहुत काम की हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा उन दोनों तीनों टेक्निक का ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए एल्युमिनियम का कंसंट्रेशन हम लोग करते हैं। सबसे पहले देखा जाए हम एल्युमिनियम के लिए लेते हैं, एल्युमिनियम के कंसंट्रेशन के लिए बेयर प्रोसेस का नाम देते हैं इसमें। अब इसमें देखो है क्या, एल्युमिनियम कंसंट्रेशन में हमारे पास जो बॉक्साइट है Al2O3 into 2H2O, ये बॉक्साइट है। और बॉक्साइट में देखा जाए 2 इंप्योरिटीज स्पेशली देखा जाए Fe2O3 एंड SiO2, ये दोनों मेनली बेसिकली इसके साथ देखा जाए एज अ इंप्योरिटी अवेलेबल होती हैं। तो पहला काम क्या इसमें है कि हम लोग क्या करते हैं, इसका NaOH सोल्यूशन के साथ हम रिएक्शन करा देते हैं। यहाँ पर देखिए NaOH का सोल्यूशन ले लेते हैं, NaOH का सोल्यूशन एक्वस लेते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन देखो 45% के रेंज में रहता है NaOH का, मतलब कंसंट्रेट NaOH की बात हम लोग करेंगे। और ये देखा जाए H2O के साथ जो हमने सोल्यूशन बना रखा है, पहला काम क्या होगा कि ये देखो एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पर इस वाले केस में 2NaAlOH4 एक्वस। तो हमारे सामने देखो पहला काम क्या है कि हमने जो बॉक्साइट लिया है, बॉक्साइट में Fe2O3, आयरन ऑक्साइड एंड SiO2 सिलिका, ये दोनों एज अ इंप्योरिटीज हैं। तो सबसे पहले मैंने NaOH का सोल्यूशन लिया है, 45% कंसंट्रेट सोल्यूशन ले रखा है। इसने क्या किया, बॉक्साइट के साथ देखो केमिकली कंबाइंड होकर के यहाँ पर एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लिया, NaAlOH4 सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर दिया। और जब आप फिल्टर करोगे तो ये चूंकि वाटर सॉल्युबल है तो फिल्टर करने से देखो नीचे चला जाएगा, और जो इंप्योरिटीज हैं ये अनरिएक्टेड है, कोई रिएक्शन नहीं किया, इसको हम फिल्टर करके अलग कर देंगे। अब हमारे पास देखो जो ये सिचुएशन हमारे सामने आई है, इसी में हम लोग क्या करते हैं, CO2 पास कर देते हैं। यहाँ पर देखा जाए हमारे पास जो ये NaAlOH4 ये देखा जाए ये हमारे पास सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना है। इसमें हम लोग करते क्या है, देखो CO2 पास कर देते हैं, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करने से होता है कि हमारा जो एल्युमिनियम है यह हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में अलग हो जाता है, Al2O3 into XH2O, ये देखो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और हमारा जो सोडियम स्पेशली है ये देखा जाए NaHCO3, ये एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। तो अब ये हमारे सामने जो सॉल्युबल पार्ट बना हुआ देखो Al2O3 into XH2O, इसको हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रांगली हीट कर देते हैं, इसको फिल्टर करके अलग कर लेंगे क्योंकि देखो ये प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्युबल सॉलिड है। तो 1470 केल्विन पर अगर स्ट्रांगली हीट कर देंगे तो इसका वाटर अलग हो जाएगा। तो हमारे सामने देखो Al2O3 हो गया और XH2 इसका बाहर हो गया, और ये एल्यूमिना है, ये एल्यूमिना है। इसको हम कह सकते हैं कि अब हमने एल्यूमिनियम को इस बॉक्साइट ओर को कंसंट्रेट कर लिया। देखिए यहाँ पर Al2O3 into 2H2 मैंने लिखा है, Al2O3 यहाँ पर भी Al2O3। तो आप ये मत समझना कि Al2O3 यहाँ भी था तो ये Al2O3 यहाँ पर भी है, हमें मिला क्या, ये ध्यान रखना। इसके साथ इंप्योरिटीज थी Fe2O3 और SiO2, ये पूरा का पूरा ओर है हमारा बॉक्साइट ओर, इंप्योरिटी के साथ NaOH सोल्यूशन लेकर के हमने क्या कर दिया, पहले एल्युमिनियम को सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करा दिया, और इस NaOH सोल्यूशन ने इस इंप्योरिटी के साथ कोई रिएक्शन नहीं किया। फिर हमने फिल्टर कर दिया, ये तो फिल्टर करने के बाद क्या होगा, ये पूरा जो चूंकि सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स एल्युमिनियम बन गया है तो ये फिल्टर के साथ नीचे फिल्ट्रेट हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, और ऊपर फिल्टर में देखा जाए ये बच जाएगा, इसको अलग कर दिया। इस सोल्यूशन में देखा जाए हमने CO2 पास कर दिया, और CO2 पास करके देखा जाए हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड मैंने अलग कर लिया यहाँ पर, और NaHCO3 वाटर में डिसॉल्व है। ये इनसॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल है, प्रेसिपिटेट है। देखा जाए डाउनवर्ड हमने एरो लगा रखा है, इसीलिए सॉलिड भी लिख रखा है, PPT भी लिख सकते हैं। अब इस प्रेसिपिटेट को फिल्टर करके अलग कर लेंगे, और 1470 केल्विन पर इसको हीट करके प्योर एल्यूमिना आउट कर लेंगे। अब इसके अंदर इंप्योरिटीज ना के बराबर हैं। तो ये हमारा बेयर प्रोसेस है। आगे एल्युमिनियम के मेटलर्जी में भी हमें इस प्रोसेस को फिर से इसकी में जरूरत पड़ेगी।
तो अगर कभी बेयर प्रोसेस से कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट आए या लीचिंग में कोई एग्जाम्पल देना पड़े तो आप इसको एग्जाम्पल को ले सकते हो। इसलिए आप लोगों को अच्छे से इसको समझने की जरूरत है। एक तो देखा जाए हमारे सिल्वर और गोल्ड के लिए भी हम लोग लीचिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं। सिल्वर और गोल्ड ज्यादातर केस में अगर इम्प्योर हैं तो उनके लिए देखा जाए हम लोग इसी तरह से कॉम्प्लेक्स बना करके उनको अलग कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम उनकी बात कर लेते हैं सिल्वर और गोल्ड के रिस्पेक्ट में, और अपना लीचिंग स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको सबको इसको जो है बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। सेकंड नंबर पर देखा जाए जो हमारा गोल्ड स्पेशली सिल्वर है, देखा जाए Ag2S सिल्वर सल्फाइड। अब ये देखा जाए ये गैलेना है, ये सिल्वर अर्जेंटाइट ओर है। तो सबसे पहले काम हम लोग करते क्या हैं, इसको हम लोग NaCN के साथ रिएक्ट करा देते हैं। NaCN के साथ, यहाँ ध्यान रखना NaCN के साथ, क्योंकि NaCN हमने सब यहाँ पर सॉल्वेंट कह सकते हो सोल्यूशन सब्सटेंस ले रखा है जो कि सिल्वर के साथ मिक्स होकर सिल्वर के साथ रिएक्ट करके सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगा। तो सिल्वर के साथ यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगा। ये एक्वस देखो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स हमारे सामने बन गया। और दूसरे नंबर पे देखा जाए हमारे पास जो इसमें सोडियम का पार्ट था और यहाँ पर सल्फाइड देखो Na2S अलग हो गया। तो सबसे पहले देखा जाए हमारे पास ये जो यहाँ पर अर्जेंटाइट है, अर्जेंट यहाँ पर देखा जाए ये ओर है स्पेशली सिल्वर का, अर्जेंटाइट ओर, सिल्वर के ओर के लिए हम नाम देते हैं। NaCN का सोल्यूशन ले लिया, ये इम्प्योर है यहाँ पर। अब इसमें देखो हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया। और सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के बाद अब इसी में देखा जाए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे सामने देखा जाए ये सॉल्युबल पार्ट हमारा बना हुआ है एक्वस, इसमें हम जिंक मिक्स कर देते हैं, जिंक डाल देते हैं। और आपको सबको पता है जिंक मोर एक्टिव है, ये क्या करेगा सिल्वर को यहाँ से अलग कर देगा। तब हमारे सामने देखो ये फॉर्मूला Na2ZnCN4 प्लस ये देखा जाए पार्ट अलग हो जाएगा और सिल्वर देखा जाए प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, इनसॉल्युबल सॉलिड के फॉर्म में अलग हो जाएगा। लेकिन अब ये जो सिल्वर है देखो प्योर स्टेप है। दूसरे नंबर पे देखा जाए इसको लीचिंग स्टेप में तो हम ले सकते हैं, साथ में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों स्टेप में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखो सिल्वर है तो सिल्वर देखा जाए यहाँ पर NaAgCN2, और यहाँ पर देखो सिल्वर का देखो इस स्टेप में ऑक्सीडेशन हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए सिल्वर पॉजिटिव में है और यहाँ सिल्वर फ्री हो रहा है तो रिडक्शन स्टेप में जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेप में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से सिल्वर को हम प्योर करते हैं। ये हमारा सिल्वर का अर्जेंटाइट मेथड है, सिल्वर को प्योर करने का तरीका है NaCN के हेल्प से। इसी तरीके से देखो हम एक गोल्ड को भी ले सकते हैं, जो गोल्ड भी हमारा है वो भी देखा जिस तरह से प्योर होता है 4Au। ये देखा जाए इम्प्योर गोल्ड है, ध्यान रखना ये इम्प्योर गोल्ड है। और इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं स्पेशली देखा जाए NaCN या KCN सोल्यूशन से हम लोग इसको रिएक्ट करा देते हैं। NaCN या KCN को ले सकते हैं, साथ में ऑक्सीजन भी हमें पास करनी पड़ती है। यहाँ पर देखा जाए ऑक्सीजन गैस पास करते हैं। यहाँ पर भी देखा जाए हमारे सामने ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर होता है, स्पेशली यहाँ पर 4KAuCN2 देखा जाए इसका सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है इस वाले केस में, और KOH अलग हो जाता है। यहाँ पर ये हमारा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। इम्प्योरिटीज अनरिएक्टेड होंगी, इम्प्योरिटीज कोई रिएक्शन नहीं करेंगी। और जब इम्प्योरिटी रिएक्ट नहीं करेंगी तो कंडीशन क्या है कि आपको देखने से लग रहा है कि गोल्ड हमारा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया। जब फिल्टर करोगे तो नीचे फिल्ट्रेट के साथ ये पूरा प्रोडक्ट हमारा अलग हो जाएगा और फिर इम्प्योरिटी ऊपर ऊपर रह जाएंगी। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखा जाए फिर जिंक वही यूज कर देते हैं हम लोग 2KAuCN2 इसको देखा जाए, जो कि एक्वस फॉर्म में हमारे सामने है। इसमें हम जिंक मिक्स कर देंगे। जिंक सबको पता है मोर एक्टिव मेंबर है, अब इसको रिप्लेस कर देगा तो K2ZnCN4 और 2Au यहाँ पर देखिए सॉलिड के फॉर्म में अलग हो गया। अब ये हमारा जो Au है ये कैसा है, प्योर है। तो ये तो हमारे सामने देखो सिंपल से तरीके रहे। ये हमारा सिल्वर के एक्सट्रैक्शन की, सिल्वर को प्यूरिफाई करने के लिए ये लीचिंग टेक्निक है, और ये गोल्ड को प्यूरिफाई करने के लिए ये टेक्निक हमारे सामने है।
अब अभी हमारा एक सिंपल स्टेप, केवल मेटलर्जिकल ऑपरेशन के 2 स्टेप कवर हुए हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, जो कि बहुत बेसिक स्टेप है, और सेकंड स्टेप जो कंसंट्रेशन स्टेप है वो अभी हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर रखा है। अब इसके आगे क्रूड मेटल ऑब्टेन करना, उसका देखा जाएगा रिफाइनिंग, ये सब स्टेप हमें 1 बाय 1 आगे कंप्लीट करने हैं, जो कि अगले वीडियो में कवर होंगे। अब आप लोग इसको अच्छे से समझना, ये सब इक्वेशन आपको लिख लिख करके प्रैक्टिस करना, बड़े काम के हैं और आना ही आना अपने को चाहिए। अब इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट जो है अगले वीडियो में कवर होंगे। कोई डाउट आए किसी बच्चे को तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना। थैंक यू।